प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट तुलनात्मक राजनीति कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत करेंगे। इस पेपर के अंतर्गत हमें विभिन्न राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, वहाँ पर प्रचलित संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है। तो आज हम इसकी प्रथम इकाई तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, उसकी प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं तुलनात्मक अध्ययन के विभिन्न उपागमों से इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण किसे कहते हैं? राजनीति विज्ञान में किस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ये जानने से पहले हमारे लिए राजनीतिक विश्लेषण और तुलनात्मक पद्धति को समझना आवश्यक है। राजनीति हमारे सामाजिक जीवन की एक ऐसी बुनियादी गतिविधि है जिसके द्वारा समाज के मूल्यवान संसाधनों, अवसरों, लाभों के परस्पर विरोधी दावों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यानी कि समाज के जो सीमित संसाधन हैं उनका वितरण नागरिकों में किस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक को अपनी क्षमता के अनुसार उसका हिस्सा प्राप्त हो, ये कार्य है राजनीति के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की जाती है और उनके लिए मानक प्रक्रिया तय की जाती है। तो यदि हम इन राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण, उनकी मानक प्रक्रियाएं और इनकी वितरण करने की नीति निर्माण करने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो ऐसे अध्ययन को राजनीतिक विश्लेषण की संज्ञा दी जा सकती है। तुलनात्मक पद्धति, जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या प्रक्रियाओं को किसी तर्क संगत आधार पर एक ही श्रेणी में रखकर समानता अथवा असमानता की तुलना कर सिद्धांत निर्माण किया जाता है, तो ऐसी पद्धति को हम तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। तो इसी के आधार पर हम इस पेपर में, फर्स्ट पेपर में तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के अंतर्गत ही हम विभिन्न राष्ट्रों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उनमें कुछ सामान्य सिद्धांतों को पहचानने का प्रयास करेंगे। तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे हुआ? मानव स्वभावतः ही उसमें तुलना की पद्धति होती है। हम इसे अपने ऊपर ही लागू करके देखें तो मनुष्य जन्म से ही अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की तुलना करता है, अपने समाज की अन्य समाजों के साथ, अपने राष्ट्र की अन्य राष्ट्रों के साथ तुलना करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। तो इसी तुलना की प्रवृत्ति को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में पहली मुखर अभिव्यक्ति अरस्तू के माध्यम से मिली, जब अरस्तू ने तत्कालीन विश्व में प्रचलित 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन शासन व्यवस्थाओं को स्थिर और अस्थिर करने वाले कारकों का पता लगाया। इसीलिए अरस्तू को तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। मैकियावली ने भी विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और जनता के चरित्र के अनुसार उत्तम शासन प्रणाली की खोज के प्रयास किए। मॉन्टेस्क्यू का अनुभव मूलक अध्ययन भी तुलनात्मक राजनीति की दशा में महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है। मॉन्टेस्क्यू ने भी इंग्लैंड की व्यवस्था का निरीक्षण करके, उसका सूक्ष्म अध्ययन करके ये पता लगाया कि वहाँ की नागरिक स्वतंत्रता के पीछे, नागरिकों की स्वतंत्रता के पीछे का कारण क्या है। उसके अनुसार शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था ने वहाँ नागरिक स्वतंत्रता को संभव बनाया है। हालांकि बाद में मॉन्टेस्क्यू का ये विचार गलत सिद्ध हुआ। इंग्लैंड में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण शक्ति पृथक्करण अपने वास्तविक स्वरूप में वहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो ये इस प्रकार के प्रयास निरंतर राजनीति विज्ञान में चलते रहे हैं, जिसके माध्यम से विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करके कुछ सर्वमान्य सिद्धांत बनाने का प्रयास निरंतर जारी है। मुख्यतः तुलनात्मक राजनीति के विकास को हम दो चरण में बांट सकते हैं, परंपरागत अध्ययन और आधुनिक अध्ययन। परंपरागत अध्ययन जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक का जो पीरियड है, उसको हम परंपरागत अध्ययन की श्रेणी में रखते हैं। इसका
विषय वस्तु अथवा इस अध्ययन का दायरा बहुत ही संकीर्ण था। केवल पश्चिमी राष्ट्रों की संवैधानिक व्यवस्थाओं का इसमें अध्ययन किया जाता था और ये अध्ययन भी केवल वर्णनात्मक था, यानी केवल उन संविधानों की द्वारा स्थापित संस्थाओं का वर्णन मात्र किया जाता था। उनकी आपस में तुलना करके कोई सिद्धांत निर्माण का प्रयास परंपरागत अध्ययन के द्वारा नहीं किया गया। तो इस प्रवृत्ति को सुधारने के लिए या इसकी ये जो कमियां थी, संकीर्ण अध्ययन क्षेत्र, संवैधानिक और वर्णनात्मक प्रणाली, इनको दूर करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति में आधुनिक अध्ययन का आगमन हुआ, आधुनिक अध्ययन पद्धति की शुरुआत हुई। इस शुरुआत के कुछ अन्य कारण भी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद का पतन हो गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई नए राष्ट्र शामिल हुए, जिनमें मुख्यतः अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के राष्ट्र थे, जिनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां पश्चिम से बिल्कुल अलग थी और इन्होंने बहुत ही अलग अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं को अपनाया। तब राजनीतिक विचारकों का ध्यान इन राष्ट्रों की ओर भी आकर्षित हुआ कि ये राष्ट्र किस प्रकार अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को संभालेंगे, इनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं किस प्रकार इनकी शासन प्रणाली पर असर डालेगी। इन सब के अध्ययन के लिए तुलनात्मक राजनीति ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और वो कानूनी और संविधान के ढांचे से बाहर निकलकर अनौपचारिक कारकों का अध्ययन भी उसने शुरू किया। अनौपचारिक कारक माने संविधान के द्वारा स्थापित नियम और राजनीतिक संस्थाओं से बाहर जाकर उनसे इतर अन्य कारकों का अध्ययन करना जो राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जैसे जनमत, दबाव समूह इत्यादि का अध्ययन करना जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ये आधुनिक अध्ययन की मुख्य प्रवृत्ति थी और इसने तुलनात्मक राजनीति के विकास को चरम पर पहुंचाने का प्रयास किया है। व्यवहारवादी क्रांति इस समय राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में चल रही थी, तो उससे तुलनात्मक राजनीति की शाखा भी प्रभावित हुई है और वास्तविक परिवर्तन के कारण व्यवस्थाओं में विकास के विभिन्न कारणों को जानने का प्रयास इस समय में किया जाने लगा। एडवर्ड फ्रीमैन ने तुलनात्मक राजनीति को इस प्रकार परिभाषित किया है, यह विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और सरकार के विभिन्न प्रकारों का एक विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को हम दो भागों में बांटते हैं, लंबवत तुलना, अम्बरातीय तुलना या फिर क्षैतिज तुलना। एक वर्टिकल तुलना होती है और दूसरी प्रकार की तुलना होती है हॉरिजॉन्टल, जिसे हम अम्बरातीय अथवा क्षैतिज तुलना कहेंगे। लंबवत तुलना एक ही देश में स्थित विभिन्न स्तर की सरकारों और उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण लंबवत तुलना कहलाता है। इसमें राष्ट्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकारों की तुलना की जाती है। ये तुलना सतही होती है क्योंकि इन सरकारों में समानता की बजाय असमानताएं इन सरकारों में ज़्यादा पाई जाती है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की राष्ट्रीय सरकार अथवा केंद्रीय सरकार है वो राज्यों के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि संघ सरकार, केंद्रीय सरकार संप्रभु शक्तियों को धारण करती है और उसके आर्थिक संसाधन इतने ज़्यादा हैं कि वो राज्यों के ऊपर एक अपर हैंड रखती है या राज्यों के साथ वो उत्पीड़क शक्तियों का प्रयोग भी कर सकती है। तो ये तुलना बहुत ही सतही है, इसको वास्तविक रूप से हम तुलनात्मक अध्ययन इसको नहीं कह सकते हैं। दूसरी प्रकार की तुलना है क्षैतिज तुलना या अम्बरातीय तुलना, भी आप कहीं कहीं लिखा पाएंगे इसके बारे में। इस प्रकार की तुलना एक ही देश की विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों में हो सकती है, यानी ब्रिटिश शासन के समय की राजनीतिक व्यवस्था और स्वतंत्रता के पश्चात की राजनीतिक व्यवस्था की आपस में तुलना की जा सकती है। ऐसी तुलना क्षैतिज तुलना कहलाएगी और अन्य देशों की राष्ट्रीय सरकारों के साथ भी क्षैतिज तुलना की जाती है। जैसे ब्रिटेन की संसदीय सरकार और भारत की संसदीय सरकार की तुलना है, वो भी इसी दायरे के अंदर आती है। ये अध्ययन
वास्तव में वैज्ञानिक रूप से इसको हम तुलनात्मक अध्ययन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें समानताएं ज़्यादा हमें ढूंढने को मिलती है। वर्तमान भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जो पद्धतियां हैं, उसकी जड़ें हम ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था जो थी उसमें ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार की 36 तुलना से कुछ सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है जो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। फिर है तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र। इसके बारे में भी परंपरागत और आधुनिक विचारकों में मतभेद है। पहला है सीमा संबंधी विवाद, यानी इसकी सीमा कहाँ पर हो, किस लिमिट तक हम इकाइयों को तुलनात्मक अध्ययन में शामिल करेंगे। तो परंपरावादी विचारक है वो कानूनी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार केवल संविधान और कानूनों के द्वारा स्थापित संस्थाएं हैं, उनका ही अध्ययन, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं का अध्ययन ही हमारे अध्ययन की विषय वस्तु है। इससे बाहर जाना तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को एक तरह से लांघना है। लेकिन आधुनिक विचारक है वो अनौपचारिक व्यवस्था, यानी संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं का अध्ययन तो करना ही है, उसके साथ साथ ये संस्थाएं बाकी कारकों को किस प्रकार प्रभावित करती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है वो कानून किन परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, व्यवस्थापिका जिन नियमों का निर्माण करती है उनके पीछे क्या फोर्सेस है, उन सब का अध्ययन किए बिना ये अध्ययन अधूरा है। मानक और व्यवहार संबंधी विवाद। मानक से हमारा तात्पर्य संविधान के द्वारा स्थापित नियमों से है, जबकि व्यवहार है वास्तविक कार्यकारण से जुड़े हुए हैं। परंपरागत अध्ययन है उसमें मानकों को ही महत्व दिया जाता है, यानी संविधान द्वारा स्थापित नियमों के अध्ययन को महत्व दिया जाएगा। लेकिन कई बार राजनीतिक व्यवहार स्थापित मानकों के प्रतिकूल होता है, इसलिए मानकों के साथ वास्तविक व्यवहार का अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति को संपूर्णता प्रदान करता है। तो ये थी तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, उसका विषय क्षेत्र और उसकी प्रकृति। अब है तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन की क्या उपयोगिता है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के माध्यम से हम विभिन्न इकाइयों के राजनीतिक व्यवहार को समझ पाते हैं। राजनीति को एक वैज्ञानिक स्वरूप मिलता है, इसके अध्ययन को एक वैज्ञानिक स्वरूप मिलता है। विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण होता है और पहले से प्रचलित सिद्धांत हैं उनका पुनर्परीक्षण भी तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से किया जा सकता है। धन्यवाद।